अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्ट के ऊपर पीरा एक्ट 2024 के ऊपर तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेफिनेशंस। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी का सेक्शन नंबर 2 है और इसके अंदर हमारे पास 53 डेफिनेशंस बताई गई हैं। डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। बहुत से बच्चे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ये कह रहे थे कि सर जो पंजाब असम्बली की वेबसाइट है वहाँ पर जो एक्ट है उसके 92 सेक्शन है और जो आप पढ़ा रहे हैं उसके 82 में, तो सर कौन से वाले सही हैं? वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, वो एक्ट नहीं है, वो बिल है। बिल क्या होता है? जब भी पंजाब असम्बली के अंदर कोई एक्ट लाया जाता है ना, जो एक्ट मंजूर करवाने के लिए, तो उसके लिए पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, एक बिल बनाया जाता है, जिसे कहते हैं प्रपोजल बनाया जाता है। हाँ भाई ये चीज़ हम करवाने जा रहे हैं, इसके अंदर ये चीज़ें लिखी, उसको कहते हैं बिल। जो फर्स्ट टाइम प्रपोज किया जाता है, जो फर्स्ट टाइम दिया जाता है असम्बली के अंदर डिस्कशन के लिए। तो जो बिल है ना उसके 92 सेक्शन हैं बिल के। अब बिल जो जब जाता है पंजाब असम्बली के अंदर, वहाँ पर जाके डिस्कशन होती है, फिर वो बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर साइन करता है, गवर्नर उसको साइन करता है, उस गवर्नर की मंजूरी आती है उस बिल के ऊपर। एंड देन हमारे पास वो बिल क्या होता है, जब वो दोबारा गज़ट के अंदर नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिश कर दिया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो हमारे पास ये फ़र्क होता है बेसिकली बिल और एक्ट में। जो एक्ट है उसके 82 सेक्शन है और हमने क्या करना है, हमने पूरा एक्ट करना है, बिल नहीं करना। तो इसके अंदर सेक्शन ज़्यादा थे, मतलब ऐसी भी चीज़ें बिल के अंदर होती हैं जो काबिल कबूल नहीं होती, जो कल को सोसाइटी के लिए सही नहीं होती, या जिनको कहते हैं कि मतलब ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती। बिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जब जो लोग बिल ड्राफ्ट कर रहे होते हैं उनको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये भी होनी चाहिए एक्ट में, लेकिन जब वो डिस्कशन पे के तौर पर जाती हैं, जब वो असम्बली में जाती हैं, वहाँ पर लगता है कि यार ये चीज़ें नहीं सही, इनको कम कर दो। तो बिल के अंदर ज़्यादा सेक्शन थे, इनको कम करके 82 सेक्शन रह गए थे। बाकी जो अब हमारे पास सेक्शन हैं वो 82 हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि बिल और एक्ट में फ़र्क क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे और वो है जी डेफिनेशन का सेक्शन। सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास एक है डेफिनेशन, और डेफिनेशंस के अंदर हमारे पास 2 सब सेक्शन है। एक के अंदर हमारे पास टोटल कितनी 53 डेफिनेशंस हैं। 53 डेफिनेशन हैं। सब सेक्शन 1 एक ये है और दूसरा जो हमारे पास है वो भी एक छोटी सी एक लाइन के अंदर ही हमारे पास सब सेक्शन है। एक के अंदर 53 डेफिनेशन आएंगी और इसके अंदर हमारे पास एक ही पॉइंट आएगा हमारे पास। तो हम बगैर किसी देर के देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं। कोई फिजिक्स के होंगे, कोई केमिस्ट्री के होंगे, कोई इंग्लिश के होंगे, जिनका कभी एक्ट से वास्ता नहीं पड़ा। एक्ट बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर लॉयर्स को पढ़ाया जाता है, जो लॉ करते हैं लोग उनको एक्ट पढ़ाए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये भी बेसिकली ज़्यादातर लॉयर को पता होता है। लेकिन जो बेसिकली वो लोग जिनका लॉ के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो चीज़ें एक्ट के अंदर लिखी जाती हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो एक्ट के अंदर आएंगे उनके मीनिंग्स क्या हैं वो कहाँ पर बताए जाते हैं, वो डेफिनेशन के अंदर बताए जाते हैं। डेफिनेशन बेसिकली वो सेक्शन होता है जिसके अंदर वो वर्ड्स के मीनिंग बताए जाते हैं जो आगे एक्ट में बार बार यूज होंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपके माइंड में फर्ज कर रहे हैं जी, मैं एक एग्जांपल यहीं पर आपको दे देता हूं। एक वर्ड है एक्ट, अगर जहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड अकेला एक्ट आएगा, मतलब वहां पर उसके साथ कोई और चीज़ नहीं आएगी। इसी एक्ट के अंदर डेफिनेशंस के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ रही होती हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। एक आता है लैंड रेवेन्यू एक्ट, एक आएगा सिंपल एक्ट। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है। अब जब देखें ये स्पेशल एक्ट के साथ साथ एक वर्ड आ गया लैंड रेवेन्यू, इसका तो मतलब क्लियर हो गया ना कि ये जो एक्ट है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात कर रहे हैं हम। लेकिन जहां पर सिंगल एक्ट आएगा, जहां पर और कोई साथ वर्ड नहीं भी आएगा, तो उससे मुराद क्या होगा? उससे मुराद होगा हमारे पास पीरा एक्ट सन 2024। तो मतलब आपको पता चल गया, जब जब अकेला वर्ड एक्ट आएगा तो उसका मतलब होगा जी पीरा एक्ट सन 2024 होगा। तो ऐसे वर्ड्स जो एक्ट में बार बार आने हैं उनके मीनिंग समझाए गए हैं। तो एमसीक्यूज में पेपर के अंदर भी आपसे पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। फर्ज करें हेयरिंग ऑफिसर आ जाता है, हेयरिंग ऑफिसर का मतलब क्या है। तो अब हम चलते हैं जी 53 डेफिनेशन सारी की सारी देखते हैं। वो डेफिनेशन ज़्यादातर आपको पढ़ के बताने वाली हैं, समझाने वाली हैं, तो उन पे यहाँ पर खड़े होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो 53 डेफिनेशन हैं। तो उनके लिए मुझे लैपटॉप ओपन करके सामने रखना होगा ताकि मैं आपको वहाँ से बता सकूँ उनके मीनिंग्स क्या हैं। आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट ये है, क्योंकि आपको पता है 28 फरवरी से पहले पीरा डिपार्टमेंट वालों ने अपना टेस्ट कंडक्ट करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जो कि फेसबुक पेज पर आपने देखा होगा और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। तो आपको पता है कि इन्हीं 7-8 दिनों के अंदर पूरा एक्ट करना और बाकी जो हमारे पास CRPC है
उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और पंजाब और बाकी जितने भी नोट्स हैं, मतलब जितने अभी सिलेबस है उनको कवर करना पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना करने का। दिन में अगर हमें 3 लेक्चर भी बनाने पड़े तो हम बनाएंगे। बाकी बात ये है, जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अलग से हमने ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हमारे पास पेड बच्चे हैं, जो हमारे पास नोट्स बन गए। इन सारे सिलेबस के जितना भी पीरा का सिलेबस ही आपके सामने शो हो रहा है, इस सारे के ऊपर नोट्स बन गए हैं और हमारा एक अलग जो पेड ग्रुप है वहाँ पर बच्चे ऐड हो चुके हैं। कम से कम वहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने हमारे नोट्स बाय किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारा सिलेबस, इतना सिलेबस 8-10 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला नहीं है, तो उन्होंने वो बाय किए नोट्स और वो वहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये जो पीरा एक्ट का पूरा MCQs बेस्ड जो है, जो आपका एक्ट है, वो हमने वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके आप वो बाय कर सकते हैं। ये पूरी आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ रही है। ये पूरे के पूरे सिलेबस के होंगे। बच्चे समटाइम पूछ होते हैं कि सर ये जो फीस हम पे करेंगे ये किसी एक चीज़ के लिए होगी या सारे, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ 2000 के अंदर आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कुछ चीज़ छोड़ देंगे, सारे के सारे। ये तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी, हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ जी। तो हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है जी अब्सोल्यूट ऑर्डर। अब्सोल्यूट ऑर्डर का क्या मतलब होता है? अब्सोल्यूट ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जिनको झुठलाया ना जा सके, जिनको निगलेक्ट ना किया जा सके। मतलब कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं कि जी इसके अंदर लॉ के अंदर ममानत है या नहीं है, इनको इमरजेंसी बेसिस पे करना है या नहीं है। मतलब जिनके अंदर होता है, फ़र्ज़ करें कि जी 5 दिन का टाइम भी मिल सकता है, लेकिन जो अब्सोल्यूट ऑर्डर होते हैं जो होने ही होने हैं, जो EPO के अंडर आएंगी, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। EPO क्या होता है? एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है ऐसा ऑर्डर जिसको आप जुटला नहीं सकते, जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप डिले नहीं कर सकते, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि एक अब्सोल्यूट ऑर्डर है जो मानना ही मानना है आपने। ये हमारे पास अब्सोल्यूट ऑर्डर है। और एक्ट, जैसे दूसरी डेफिनेशन है एक्ट की, मैंने आपको पहले बताया एक्ट का मतलब क्या होगा। जहाँ पर भी अकेला वर्ड एक्ट आएगा वहाँ से मुराद होगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो सन 2024 का हमारे पास है। नंबर 3 पे अथॉरिटी। अथॉरिटी से क्या मुराद है? वो कह रहे हैं अंडर सेक्शन 3। अंडर सेक्शन 3 जो इसी एक्ट के अंदर, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 2, इसी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग वो कह रहा है जो इस एक्ट के अंदर जिनको अथॉरिटी दी गई है, जिनको इस कैपेबल बनाया गया है कि वो अपना लॉज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, जो अथॉरिटी है, जो मेंबर्स हैं, जो हायर मेंबर हैं, जो अथॉरिटी है इस डिपार्टमेंट के अंदर, उनको हम अथॉरिटी कहेंगे। जो हायर अथॉरिटी है, जिसके अंदर हमारे पास जो सेक्शन नंबर 3 के थ्रू मैं बता भी देता हूँ आपके पास वो कौन से हैं। तो वो जो सेक्शन 3 के अंदर हमारे पास जो आते हैं, जो सेक्शन 3 के अंदर मैं बता देता हूँ सेक्शन 3 के अंदर क्या है। तो वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट शैल बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी to be known as the Punjab Enforcement and Regulatory Authority for carrying out the purpose of the act। वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी हम उसको कहेंगे जो जिसको पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गजट के अंदर नोटिफिकेशन करेगी कि ये हमारी अथॉरिटी है जो इस एक्ट के पर्पस को डिफाइन करेगी, जो इस एक्ट के पर्पस को इम्प्लीमेंट करवाएगी। अब देखिए हमारे पास एक्ट बन गया, एक्ट को इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है ना, वो कौन करवाएगा? वो अथॉरिटी करवाएगी। अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ये सेक्शन नंबर 3 के कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो अगले सेक्शंस में होंगी, वो रेफर करेंगे। लेकिन जो है ना मेरा नोट्स मैंने बनाया है पीरा एक्ट के ऊपर, वो कम्प्लीटली MCQs बेस्ड है। उनके अंदर ये सारी चीज़ें आपको MCQs टाइम मिलेंगी, क्योंकि आपने पेपर तो MCQs में ही करना है, आपने पूरा एक्ट रटना तो नहीं है ना, क्योंकि जो लॉज हैं पूरे एक्ट याद करते हैं लॉयर्स जिन्होंने पेपर्स में जाके सब्जेक्टिव लिखने होते हैं। आपने MCQs के लिहाज से ही करना है। जो सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे आपने इसको MCQ से लिहाज से करना है ना, ताकि आपने MCQ जाके टिक लगाना है। तो आपको जितना अच्छा वो याद होगा आपने उतना अच्छा जाके करेंगे, तो आपको पूरा एक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप काम की चीज़ें सिर्फ याद करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी अथोराइज्ड ऑफिसर। अथोराइज्ड ऑफिसर क्या होता है? वो कह रहे हैं कि वो ऑफिसर अथोराइज्ड ऑफिसर होगा जो अंडर सेक्शन 10 के होगा। ऐसे ऑफिसर को हम ऑथोराइज्ड ऑफिसर कहेंगे जो अंडर सेक्शन 10 के था, जिसको पावर्स दी जाएगी। और सेक्शन जो 10 हमारे पास वो क्या कहता है? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, कि ये सारी पावर्स, ये सारी चीज़ें जो हम नीचे उन्होंने दी गई हैं सेक्शन 10 के अंदर, ये तकरीबन हमारे पास 15-20 बनती हैं। वो कह रहे हैं जो चीज़ें इनके पास होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अथॉराइज्ड ऑफिसर कहलाएगा। तो इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स आर रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर द अथॉरिटी मे एक्सरसाइज सच पावर्स एंड टेक सच measures as may be necessary for carrying out the purpose of the act। वो हमारे पास अथॉराइज्ड ऑफिसर कहलाएंगे जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में, इस एक्ट के जो ट्रू मेजर्स हैं वो लेने में हमें कामयाब करवाएंगे। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अथॉराइज्ड ऑफिसर, जिसके पास अथॉरिटी होगी, जिसके पास पावर होगी कि वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवा सके, इस एक्ट के आउटकम्स को ला सके, इसका रिजल्ट निकलवा सके। अगर फ़र्ज़ करें जी कुछ मतलब कहा जाता है कल को कि जी चीनी 150 रुपये किलो बिकवानी है आपने,
तो ये एक्ट के थ्रू जिन लोगों को अथराइज किया जाएगा कि वो 150 रुपये किलो ही चीनी बिकवाएं, तो वो कौन सा होगा, वो ऑथराइज ऑफिसर होगा, जिसको पावर कौन देगा, ये हमारे पास एक्ट देगा और सेक्शन अंडर 10 के देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको माइंड में होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ को डील करता है, तो वो चीज़ें आपको बाद में याद रखने के लिए याद रखने के लिए आसानी होगी और आपको पेपर में मसला नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है जी बोर्ड। बोर्ड क्या है, तो यहाँ अगर जहाँ पर सिंपल वर्ड बोर्ड आएगा तो बोर्ड से मुराद होगा आपके पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बोर्ड होगा। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी होगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर्स होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पास थाना होगा, तो जो उसके अंदर हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारे पास ऑफिसर्स होंगे उनको हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, या उसको आप सिंपल बोर्ड कहेंगे। बोर्ड्स मीन द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट 12 ऑफ द एक्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि जो इस 12वें सेक्शन के तहत जो तैयार होगा, जो बनाया जाएगा, वो हमारे पास बोर्ड कहलाएगा। और सेक्शन 12 के अंदर क्या कहा गया, वो अथॉरिटीज़ जो हमारे पास क्या होंगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगी, उनको हम बोर्ड कहेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास जो मेंबर्स होंगे, और इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास डिप्टी कमिश्नर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे पास बोर्ड के मेंबर्स होंगे, उसमें डिप्टी कमिश्नर होगा, जो चेयरपर्सन होगा बोर्ड का चेयरपर्सन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होगा, वो डिप्टी कमिश्नर होगा। नंबर 2 पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्केड्यूल्ड लॉज होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, एंड एनी अदर एक्सपर्ट कोऑपरेट फॉर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई हो सकता है जो पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर से जो इतना माहिर हो जिसको लिया जा सके इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर। तो ये हमारे पास बोर्ड का मतलब होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये मेंबर्स मिलकर बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है बोर्ड के बाद, वो है जी हमारे पास चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा, मेन द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। चेयरपर्सन से मुराद होगा कि जो वो बंदा जो अथॉरिटी का चेयरपर्सन होगा, जो सबसे बड़ा चीफ होगा, जो उन सबको सुपरवाइज कर रहा होगा। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी अथॉरिटी इस एक्ट के तहत चेयरपर्सन कौन है, वो होगा सीएम पंजाब। जैसे आजकल हमारे पास पीरा डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन कौन है, उसका चेयरपर्सन है मरियम नवाज, क्योंकि वो सीएम पंजाब है। कल को कोई और सीएम आएगा तो वो चेयरपर्सन होगा। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरपर्सन कौन है, तो वो मैंने आपको अभी बताया है, वो आप मुझे कमेंट बताइएगा कि वो चेयरपर्सन कौन है, और वो है जी डिप्टी कमिश्नर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि डिप्टी कमिश्नर जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बोर्ड बनेगा उसका चेयरपर्सन होगा। नेक्स्ट चीज़ है कोड। कोड से क्या मुराद है, मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जो यहाँ से हमारे पास जो कोड से मुराद है जी सीआरपीसी। 1898 को हम कोड कहते हैं। जहाँ पर वर्ड कोड आएगा वहाँ पर आपके माइंड में आना चाहिए सीआरपीसी 1898। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी 1860। पीपीसी के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो वो जुर्म क्या है, उसको मतलब कौन कौन से जुर्म है, अगर कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट करे कि वो जुर्म है या नहीं है। फ़र्ज़ करें जी झूठ बोलना, क्या जुर्म है या नहीं, झूठ बोलना जुर्म नहीं है, ये एक मॉरल के ख़िलाफ़ है, इसे एक सोसाइटी के अंदर गलत समझा जाता है, लेकिन ये जुर्म नहीं है। जुर्म क्या है, अगर आप किसी राह चलते बंदे को आप उसको पकड़ के थप्पड़ लगा दें तो ये आपने अपना और उसका दोनों का जो है राइट टू लिव वो मजरू की है, आपने एक जुर्म कर दिया है। अगर आप अकेले खड़े होकर ख़ुद को जितने बड़ी थप्पड़ मारते रहें तो ये जुर्म नहीं है। ये क्या है, ये एक मतलब गलत समझा जाएगा, लेकिन ये जुर्म नहीं है। तो जुर्म वो होता है जो आपके अपने साथ या फिर आप सोसाइटी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करते हैं जो लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो ऑफेंस कहलाता है, वो जुर्म कहलाता है। तो एक ऐसा काम है जो मॉरली तौर पे गलत है, एक ऐसा काम है जो कानून के लिहाज से गलत है। तो जो काम मॉरल के अखलाक के ख़िलाफ़ है उसकी सज़ा नहीं होती, उसका गुनाह सवाब का कॉन्सेप्ट होता है। और जो काम ऐसा है जिसके ख़िलाफ़ सज़ा मिलती है वो गुनाह सवाब के लिहाज से भी उसको मिलेगा, और उसके अलावा उसके ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होगी। जैसे फ़र्ज़ करें किसी के साथ मारपीट करना गलत है तो उसके ऊपर आपको सज़ा भी मिलेगी, और आप वो काम भी गलत है अगर आप हक पर नहीं हैं तो वो चीज़ें जो हमारे पास पहले डिफ़ाइन होगी पीपीसी के अंदर कि हाँ भी ये जुर्म है, ये जुर्म नहीं है। अब वो जो जुर्म हो गए हैं, जो जुर्म हो गया, किसी बंदे ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा किस सेक्शन के तहत मिलेगी, उसकी सज़ा की उस जुर्म की सज़ा कितनी होगी, उसको कितने दिन जेल में रखा जाएगा, अगला जुर्म करने के बाद अगला जो सारा प्रोसीजर होगा उसको सज़ा दिलवाने का वो कौन डील करता है, वो करता है सीआरपीसी। तो वो कौन से वाला है, तो
तो यहाँ से मुराद कोर्ट से मुराद CRPC होगा जिसके अंदर सज़ा दिलवाई जाएगी। तो कोर्ट से मुराद होगा आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो ये हमारे पास इससे मुराद है कोड। कमेटी, नेक्स्ट वर्ड है कमेटी, मीन्स अ कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। तो कमेटी से मुराद ये होगा कि ये जो एक्ट है इसके अंदर कोई अगर कमेटी बनाई जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, कमेटी। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकती है, वो डिवीजन लेवल पर भी हो सकती है, वो पंजाब लेवल के ऊपर भी हो सकती है कि अगर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कोई डिसीजन लेना है तो उसको हम क्या कहेंगे, कमेटी, जिसको अथोराइज कौन करे, ये एक्ट करे कि हाँ भी आपने कमेटी बनाई है। तो उसके मुराद नेक्स्ट है हमारे पास कोर्ट। कोर्ट क्या है, मीन्स अ कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश अंडर द कोड एंड आल्सो इंक्लूडेड द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज। तो कोर्ट से क्या मुराद है, यहाँ पर जहाँ पर भी वर्ड कोर्ट आएगा, इस एक्ट के अंदर अकेला वर्ड कोर्ट आएगा, वहाँ पर आपके माइंड में 2 अदालतें आनी चाहिए। नंबर 1 पे सेशन कोर्ट, जिसे हम कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं, और नंबर 2 पर हमारे पास कोर्ट ऑफ एन एडिशनल सेशन जज। कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर एडिशनल सेशन जज के अंदर जहाँ पर एडिशनल सेशन जज बैठे वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी। इससे क्या मुराद है, वो बंदा जो स्टेट की प्रॉपर्टी का रखवाला हो उसे हम कस्टोडियन कहते हैं। कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला, गवर्नमेंट मुलाजिम। जो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट मुलाजिम होगा जो स्टेट की प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा वो क्या कहलाता है, कस्टोडियन कहलाता है। इसको हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। Custodian of the state property means such officer or such employee of the government who is responsible for managing, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा मैनेज करने का, मेंटेन करने का एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट प्रॉपर्टी, जो स्टेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स एंड डिफाइंड अंडर द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011। पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के तहत कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो बनाया गया हो, मतलब डिपार्टमेंट की डेफिनेशन आपने कहाँ से लेनी है, वो लेनी है अपने पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में से। और इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो जो डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट वो ऑटोनॉमस अकेला प्राइवेट डिपार्टमेंट भी हो सकता है या फिर लोकल डिपार्टमेंट भी हो सकता है आपके पास। उसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हो सकती है या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी हो सकती है या कोई सेमी गवर्नमेंट इदारा भी हो सकता है। जैसे हमारे पास DPS है, वो भी एक क्या है, सेमी गवर्नमेंट एक इदारा है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल, फिर है जी डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल का क्या मतलब होगा, तो डायरेक्टर जनरल हमारे पास होगा जो इस एक्ट के तहत जिसको डायरेक्टर जनरल की पावर दी जाएगी। कोई फ़र्ज़ करे आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर लग जाते हैं तो आप क्या होंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे। वो किसके तहत होंगे, वो इस एक्ट के तहत होंगे। तो ऐसे ही डायरेक्टर जनरल क्या होगा, जो इस एक्ट के तहत डायरेक्टर जनरल होगा उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर जनरल कहेंगे। उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर बताई गई है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब ज़िला होता है। ज़िला जिसे हम सब डिवीजन लेवल भी कहते हैं। तो जो हमारे पास ज़िला है उसकी डेफिनेशन हमें बताई गई है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर। तो ये वही डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि जो ज़िले के अंदर जो वहाँ पर बताई गई वो यही है। और हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, वो एक ज़िला होता है जो हमारे पास तहसील से ऊपर होता है और डिवीजन से नीचे होता है, जिसे हम सब डिवीजन लेवल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या है, एम्प्लॉय मतलब मुलाजिम। जो वो कह रहा है जो सेक्शन 10 के तहत कोई भी अथॉरिटी है या फिर इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है पीरा डिपार्टमेंट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे। वो कह रहा है जी मीन्स एन ऑफिसर स्टाफ और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। वो कह रहा है इस एक्ट के अंदर सेक्शन 10 के तहत कोई अथॉरिटी कोई मुलाजिम लगाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो एम्प्लॉय कहलाएगा सरकारी। जैसे आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, तो आप भी क्या होंगे, आप एम्प्लॉय होंगे, मुलाजिम होंगे। फिर जी इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट क्या होती है, इंक्रोचमेंट कहते हैं अगर आप सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर, सरकारी जगह के ऊपर अगर आप कब्जा कर लेते हैं या फिर आपकी मुद्दत ख़त्म होगी, आपने कोई सरकार से कोई चीज़ ली हुई है लीज पर, ठेके पर ली हुई है, लाइसेंस आपको दिया गया लेकिन आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है। लाइसेंस ख़त्म होने के बाद भी आप उस स्टेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, आपने कब्जा किया हुआ है। या फिर जैसे आजकल एंटी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं कि लोगों ने अपनी दुकानों के शेड आगे बढ़ाए होते हैं, लोगों ने सरकारी जगह पे घर बनाए होते हैं, तो वो क्या किया, उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई, उन्होंने सरकारी जगह को कब्जा किया हुआ है। या फिर सरकारी जगह के ऊपर आपने अपनी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खड़ी कर दी हो। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज से पहले काफ़ी अर्सा पहले तक जो इरिगेशन डिपार्टमेंट था ना, महकमा नहार, उसके अंदर ये रूल्स था कि अगर आपने नहर के ऊपर चलना है ना तो आपने उनसे परमिट लेना है। MPMNAs, जब मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ तो वहाँ पर जनाब हमारे परमिट, हमारे जो सीनियर्स बताते हैं कि हमने खुद MPMNAs को परमिट जारी किए हुए हैं नहर के ऊपर चलने के, नहर के ऊपर अपना तांगा लेके जाने की। वो तांगे वाले होते तो उनको परमिट जारी होता था कि महीने का 15 दिन का कि आप इतने दिन तक गुजर सकते हैं और उसकी वो फीस होती थी प्रॉपर। पैदल अभी भी जो हमारे पास
नहर का एक्ट है ना, कनाल का एक्ट है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है अगर आप पैदल भी चल रहे हैं किसी कनाल के ऊपर तो वो अगर आपको अथॉरिटी रोकती है, अगर आप फिर भी गुजरते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफेंस कर रहे हैं। अगर आपने वहाँ नहर से कोई रास्ता बना लिया है तो वो भी क्या ऑफेंस है। तो ऐसे ही हमारे पास इंक्रोचमेंट क्या है, अगर कोई बंदा, अगर किसी को मना किया गया है या फिर लॉ के अंदर है कि वहाँ पर आप जाके अपनी कोई चीज़ नहीं खड़ी कर सकते, तो अगर आप जाके नहर के ऊपर या पुल के ऊपर कोई चीज़ खड़ी कर देते हैं तो वो भी क्या होगी, इंक्रोचमेंट होगी। आपने सरकारी जगह के ऊपर अपनी मूवेबल या फिर इमूवेबल या कोई अपना घर बना लिया तो वो क्या होगा, आपका इंक्रोचमेंट होगी, कब्जा होगा। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जी, वो कह रहे हैं कि एंड इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड क्या होगी, इसके अंदर परमानेंट या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर रेज देयर ऑन मूवेबल ऑब्जेक्ट इंट्रूडेड देयर अपॉन। उसके बाद ये इन्फोर्समेंट का क्या मतलब होगा, इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स आर प्रोसेस्ड एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल्ड लॉज। वो कह रहे हैं इन्फोर्समेंट क्या होती है, जो इस लॉज के अंदर जो लॉज बनाए, जो इस एक्ट के अंदर जो भी लॉज बनाए जाएंगे, जो अपने इन्फोर्समेंट करवाने होंगे, जो अपने पब्लिकली करवाने होंगे, जो अपने लोगों को उस पर इंप्लीमेंट करवाना होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो इन्फोर्समेंट कहलाएगा। फिर जी इन्फोर्समेंट कॉस्ट, देखिए जी इन्फोर्समेंट कॉस्ट कौन, मतलब जो आपने कुछ काम किया, कोई भी आपने चीज़ इंक्रोचमेंट की, जैसे गवर्नमेंट की जगह पर किसी ने आपने उसको एंटी इंक्रोचमेंट के जरिए उसको छुड़वाया, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर बलडोज़र गया है, वहाँ पर ट्रैक्टर गया है, वहाँ पर कोई और चीज़ गई है, खर्चा तो आया है ना, तो वो खर्चा गवर्नमेंट ने तो पे करना है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। फ़र्ज़ करें जी कल को जाके पीरा डिपार्टमेंट एंटी इंक्रोचमेंट करवाता है, तो पीरा के डिपार्टमेंट के पास तो नहीं है ना, ट्रैक्टर्स नहीं है, वो किसी से लेगा ना, तो उससे क्या करेगा, उसको पे करेगा। तो जितना भी खर्चा आएगा एंटी इंक्रोचमेंट में तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाएगा हमारे पास। अभी लॉज आपने इंप्लीमेंट करवाना है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही होगी, या फिर अगर कोई इंक्रोचमेंट होगी उसको आपने तुड़वाना है तो वो भी क्या होगी, कॉस्ट आएगी। कोई भी सरकारी काम है पीरा एक्ट के अंदर, अगर आपने कोई लॉज बन के उसको इंप्लीमेंट करवानी है, फ़र्ज़ करें कल को कह दिया जाता है कि आप गांव में जाके अनाउंसमेंट कराएं, शहरों में अनाउंसमेंट करवाएं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे पेट्रोल लग रहा होगा, वहाँ पर आपने बैनर्स लगा रहे होंगे, तो कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए या फिर कोई चीज़ पहले बनाई गई उसको तोड़वाने के लिए भी तो ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट आ रही होती है। तो वो क्या होती है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट होती है, जो आप कोई भी सरकारी काम को, सरकारी लॉज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फोर्समेंट कॉस्ट कहते हैं। फिर है जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन होगा, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो होगा जो इस एक्ट के अंदर जिसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर की अथॉरिटी दी जाएगी। वो कह रहे हैं जी एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर जिसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर की अथॉरिटी दी जाएगी वो क्या कहलाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहलाएगा। उसके बाद जी हमारे पास है नेक्स्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन। इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या कहलाते हैं, जो सब डिवीजन लेवल पर जो हमारे पास थाने बनेंगे, जो प्लेसेस बनेगी, जहाँ पर हमारे पास क्या कहलाएगा, जहाँ पर गवर्नमेंट का एक प्रॉपर्टी खड़ी होगी, जहाँ पर हम ऑफिसर्स लोग बैठेंगे, जो हमारे पास आ रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या फिर जितने भी इसके ऊपर की अथॉरिटीज़ हैं, जो जहाँ पर मतलब जो थाना है ना, यहाँ से हमारा जो इन्फोर्समेंट का थाना है, जैसे पुलिस का थाना होता है वैसे इन्फोर्समेंट स्टेशन बनेंगे। वहाँ पर जाकर जो भी सरकारी ऑफिसर्स हैं बैठेंगे, अपने डे टू डे अफेयर्स सर अंजाम देंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा। और इन्फोर्समेंट स्टेशन कहाँ पर होगा, सब डिविजनल लेवल पर, आपने इसको याद रखना है। वो स्टेशन जो सब डिवीजनल लेवल पर होगा, तहसील में होगा, ज़िले में होगा, उसको आप इन्फोर्समेंट स्टेशन कहेंगे। ऊपर वाले को नहीं कहेंगे, डिवीजन लेवल पर या पंजाब लेवल पर उसको नहीं कहेंगे, जो सब डिवीजनल लेवल पर होगा उसको आप कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ईपीओ। ईपीओ क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर इशू अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर रहते हुए अगर कोई अथॉरिटी ईपीओ जारी करती है, इमरजेंसी ऑर्डर जारी करती है, उसको हम क्या कहेंगे, ईपीओ कहेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर कहेंगे, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को रोकने के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, ईपीओ होगा। उसके बाद जी फंड है। फ़र्ज़ करें जी कल को जुर्माने भी तो करें ना पीरा डिपार्टमेंट, कल को जो जुर्माने करना, जो लोगों को जुर्माने होंगे, तो वो जुर्माने कहाँ पर जाएंगे, वो एक अकाउंट में जाएंगे ना, एक फ़ंड होगा, तो वो एक पूरा अकाउंट बनेगा, पीरा के फंड्स होंगे, या पीरा को कहाँ से पैसे आने हैं गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए सारा, तो पीरा फंड भी बनेगा। उसके बाद उसको कहते हैं पीरा फंड, जिसे हम पीरा फंड भी कहेंगे। और वो पीरा फंड कैसे बनेगा, वो इस एक्ट के थ्रू बनेगा। इस एक्ट के अंदर नीचे जाके अगले सेक्शन में बताया गया है कि फ़ंड क्या होता है। उसके बाद है जी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से, जहाँ पर इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट का वर्ड आएगा तो वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं आएगा, वहाँ पर मतलब होगा गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, क्योंकि ये पंजाब का एक्ट है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से मुराद पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, यहाँ से मुराद होगा गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। और वहाँ पर अगर चेयरपर्सन का नाम आ जाता है वो मतलब होगा हमारे पास सीएम पंजाब, जैसे कि आजकल मरीम नवाज हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर। ये क्या होता है, जैसे हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, जैसे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल
कमिश्नर होंगे जो इस एक्ट के तहत उनको अथॉरिटी मिलेगी। उसके बाद है जी, और मैं एक चीज़ पहले आपको बताना भूल गया, वो ये थी कि जो इन्फोर्समेंट कॉस्ट होगी वो कौन बनाएगा। इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो होगी उसकी तयन कौन करेगा, वो कौन ऐसा ऑफिसर है जो कैपेबल है जो इन्फोर्समेंट कॉस्ट को बताने का, तो वो हमारे पास होगा हेयरिंग ऑफिसर। तो हेयरिंग ऑफिसर की अथॉरिटी है कि वो जितनी भी इन्फोर्समेंट कॉस्ट आएगी वो बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेयरिंग ऑफिसर। तो हेयरिंग ऑफिसर क्या मुराद है, मीन्स द हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट। वो कह रहे हैं हेयरिंग ऑफिसर वो होगा जो इस एक्ट के तहत बनाया जाएगा, जिसको अथॉरिटी दी जाएगी। और हेयरिंग ऑफिसर जो होगा वो 17 ग्रेड का होता है। उसके बाद ही इलीगल ऑक्यूपायर। इलीगल ऑक्यूपायर का मतलब क्या है कि वो बंदा जो सरकारी प्रॉपर्टी को इसके ऊपर इंक्रोचमेंट करता है, उसके ऊपर उसने अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। मूवेबल क्या होती है, हलने चलने वाली, मूव वाली, मोटरसाइकिल, कार, तांगा। इमूवेबल मतलब घर, अपना घर बना लिया, तो वो सारा क्या होता है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो इलीगल ऑक्यूपायर वो होता है जो स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चीज़ अपनी खड़ी कर दे, या फिर उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया है तो उसके बाद भी उसने, फ़र्ज़ करें जी गवर्नमेंट ने एक चीज़ पार्क या एक बाग किसी को ठेके पे दिया हुआ 6 महीने के लिए, उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया है तो उसके पास अभी भी वो उसको चला रहा है, तो वो क्या है, इलीगल ऑक्यूपायर। उसने स्टेट की प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर वो कहते हैं क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर वो होते हैं जो सेक्शन 4 के अंदर बताए गए हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर क्या है, जो सेक्शन 4 के अंदर बताए गए हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट। जो कि क्लॉज 1 ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है, वो हमारे पास क्या है, सारे के सारे वो है जी इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर से मुराद वो मेंबर्स हैं जो सेक्शन 4 के अंदर बताए गए, तो वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद जी हमारे ये सारे एमसीक्यू के अंदर मैंने बताए हुए हैं। उसके बाद ये जी हमारे पास पहली 26 होगी है डेफिनेशन, क्योंकि टोटल हमारे पास 53 है, तो ये पहली 26 होगी हैं। यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से आगे शुरू करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोट्स बाय करने के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पर शो करें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।